जय हिंद साथियों। देखिए भाई, उत्तर प्रदेश पीईटी एग्जाम के लिए आज ही आपका फिजिक्स का पहला मैराथन है। इससे पहले जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जो है कंप्लीट करा दिया गया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो भाई देरी किस बात का, अभी जाएं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे जरूर देखें। जो ये फिजिक्स है इसको हम लोग 2 मैराथन में थ्योरी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो है जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए भाई, बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जो पहला आपका चैप्टर है मात्रक और मापन। अगर हम लोग यूनिट की बात करें कि मात्रक होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। किसी राशि के मापन में निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। ठीक है, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे भाई आप लंबाई मापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हो, द्रव्यमान मापने के लिए किलोग्राम का प्रयोग करते हो, ठीक है, आयतन नापने के लिए लीटर का प्रयोग करते हो, ठीक है। इसी प्रकार आप देखोगे तो आपका क्या होता है, इसको 2 भागों में बांट दिया गया। किसको? मात्रक को 2 भागों में। एक होता है मूल मात्रक और एक होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक होता है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स। अगर मूल मात्रक की बात करोगे तो 7 मूल मात्रक होते हैं और 7 मूल राशियां होती हैं। ठीक है, 7 मूल राशियां होती हैं, ठीक है, और 7 ही मूल मात्रक होते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो 7 मूल राशियां हो गई और 7 ही मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, तो चलिए इन पे चर्चा कर देते हैं। आगे ध्यान देना। अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई माप तौल के विभिन्न मात्रकों की, जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है, और इसे स्मॉल एम से प्रतीक किया जाता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और इसे केजी से दिखाया जाता है। समय का मात्रक क्या होता है भैया? तो सेकेंड होता है, इसे स्मॉल एस से दिखा दिया जाता है। कार्य एवं ऊर्जा की मात्रा, ठीक है, कार्य का मात्रक क्या? जूल, और ऊर्जा की मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तो ये इसको जे से दिखा देते हैं। ठीक है, कार्य क्या होता है? किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित कर देना ही क्या कहलाता है? कार्य। और कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं? ऊर्जा। इन दोनों का ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और याद रखिएगा, एक जूल बराबर क्या होता है? ये भी कई बार पूछ लिया गया। एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ होता है। ठीक है, एक जूल बराबर क्या होता है? 10⁻7 अर्घ होता है। तो जूल भी मात्रक होता है, एमकेएस में, सीजीएस में मात्रक होता है, अर्घ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा हम लोग क्या बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, और इसे कैपिटल ए से दिखाते हैं। उष्मा गतिक मात्रक यानी कि ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, और इसे कैसे दिखाते हैं? के से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इसके बाद केल्विन के बाद ज्योति तीव्रता क्या है? ज्योति तीव्रता है, इसका मात्रक क्या होता है? कैंडिला होता है। ठीक है, इसे सीडी से दिखाते हैं। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है, और इसे आर ए डी से दिखाया जाता है। ठीक है, किससे? आर ए डी से। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, बल का मात्रक एम के एस पद्धति में न्यूटन होता है, जबकि सीजीएस पद्धति में क्या होता है? डाइन होता है। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर 10⁻7 डाइन होता है। ठीक है, 10⁻5 डाइन। ठीक है, चलिए 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन, और इसे कैपिटल एन से दिखाते हैं। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर होता है, इसको एम स्क्वायर से दिखाते हैं। आयतन का मात्रक क्या होता है? घन मीटर, और इसे m⁻³ से दिखाते हैं। चाल का मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इसको ms⁻⁻1 से दिखाते हैं। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड, और इसको r/(1) लिखते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, और इसे hz से हम लोग दिखाते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करोगे तो आपका है जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम वर्ग मीटर होता है, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसे केजीएम स्क्वायर से दिखाते हैं। और प्रकाशीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है, और ध्यान देना 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है प्रकाश वर्ष बराबर। संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, और इसे ए से दिखाते हैं। ठीक है, kg/(m⁻⁻1). आवेग
आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, ठीक है। जब किसी वस्तु पर बल हम लोग अल्प समय के लिए लगाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, आवेग। और इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड, इसको 60 कट्टे में दिखाते हैं NS से। अगला जो आपका है कोणीय संवेग, इसका मात्रक होता है किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड, और इसको kgm स्क्वायर S⁻⁻1 से दिखाते हैं। दाब का मात्रक देखना, ये इंपॉर्टेंट, पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल, और इसे PA से दिखाते हैं। शक्ति का मात्रक होता है वाट, और इसे कैपिटल W से दिखाते हैं। पृष्ठ तनाव, ठीक है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर, और इसे Nm⁻⁻1 से हम लोग दिखाते हैं। अगला देखिएगा आपका क्या है, श्यानता। क्या है, श्यानता, और इसका मात्रक पॉइंट्स भी होता, क्या होता है, पॉइंट्स। ध्यान देना, न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। उष्मा चालकता का मात्रक वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। विशिष्ट उष्मा का तो जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और इसे कैपिटल C से दिखाते हैं। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और इसे कैपिटल V से दिखाते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और राशियां बच रही हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिएगा विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो आप कहोगे ओम होता है, और इसका ये देखना प्रतीक है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रांग होता है, और इसको इस प्रकार से दिखाते हैं, या इसको ऐसे ए लिख करके उसके ऊपर एक जीरो लगा देते हैं, एंगस्ट्रांग हो जाता है। प्रेरक का मात्रक क्या होता है, हेनरी, और इसे कैपिटल S से दिखाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, और इसे WB से दिखाया जाता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन, और इसे LM से दिखाया जाता है, ठीक है। और प्रदीप्ति घनत्व क्या होता है, इसका मात्रक लक्स होता है, और इसे LX से दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, और भाई वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा प्लीज़, नहीं तो अन्यथा आप पेपर में गलत करके चले आओगे। चलिए, बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्रकाश वर्ष का। और याद रखिएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये कई बार पेपर में पूछा गया, ठीक है, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पारसेक, क्या लिखा है, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। और एक पारसेक बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इसके अलावा जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो एक पारसेक बराबर आता है 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर आता है, ठीक है। अगर क्या करना हो, तेल मापना हो तो इसको बैरल में मापते हैं। किस में नापते हैं, बैरल में। और एक बैरल बराबर होता है 158.9872995 लीटर, लगभग मान लीजिए 159 लीटर, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको समुद्री गहराई मापना हो, क्या मापना हो, समुद्री गहराई मापना हो, तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं फैदम का, ठीक है। फैदम का प्रयोग करते हैं, या फैदोमीटर भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो फैदोमीटर या फैदम समुद्री गहराई मापने के लिए यूज होता है। एक फैदम बराबर होता है 6 फीट या 1.828 मीटर होता है। इसके अलावा एक केबल बराबर होता है 100 फैदम होता है। देखना, समुद्र में दूरी मापने में समुद्री मील का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि नॉटिकल मील। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, तो 1852 मीटर होता है। आगे हम लोग इम्पोर्टेंट की चर्चा करते हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां, ठीक है। भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है, एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि, ठीक है। आपने तो वहाँ पे दो पढ़ा, ठीक है, यानी कि जो आपका होता है मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। इसके अलावा जो दिशा होती है ना, क्या होती है, दिशा होती है, और क्या होती है, परिमाण होती है, ठीक है। दिशा और परिमाण के आधार पे पुनः जो है राशियों को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि, और एक आपका होता है वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि होता है, ठीक है। तो दो प्रकार का होता है, तो ध्यान देना।
जिन राशियों में ध्यान देना, जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उन्हें बोलते हैं अदिश राशियां। ठीक है, अदिश के नाम ही छुपा अदिश, यानी कि दिशा नहीं होगा। यानी कि जिन राशियों में केवल परिमाण होती है, दिशा नहीं होती, उन्हें क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, जैसे पहला वाला। और जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण दोनों होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। चलिए डिफिनेशन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। वैसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। जैसे दूरी, दूरी हो गया। ठीक है, क्या हो गया? दूरी। इसके बाद आपका है, ध्यान देना, दूरी के बाद समय, चाल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति इत्यादि क्या है? अदिश राशियां। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान देना, अगर सदिश राशियों की बात करोगे तो वैसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और जो योग के निश्चित नियमों का पालन करते हैं, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। यानी कि अगर केवल परिमाण की आवश्यकता पड़े तो भाई हो जाएगा अदिश, लेकिन दिशा और परिमाण दोनों चाहिए तो हो जाएगा सदिश। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बल आघूर्ण इत्यादि। ठीक है, ये क्या है? सदिश राशियां। चलिए यहाँ पे एक ट्रिक याद रखिएगा, आपको बता देते हैं। तो अदिश के लिए ट्रिक याद रखिएगा, उस आर्द्रता को चाबी दो। ठीक है, उस आर्द्रता को, ठीक है, उस आर्द्रता को क्या दो? चाबी दो। ठीक है, उस आर्द्रता को क्या दो? चाबी दो। ये ट्रिक याद रखिएगा अदिश राशियों के लिए। तो छोटा ऊ से आपका हो जाएगा ऊष्मा, सा से हो जाएगा समय, आ से हो जाएगा आयतन, द्र से हो जाएगा द्रव्यमान, ता से हो जाएगा आपका ताप, को से हो जाएगा कार्य, चा से हो जाएगा चाल, बी से हो जाएगा विद्युत धारा और दो से हो जाएगा दाब। ठीक है, तो ये सभी कैसी हैं? अदिश राशियां हैं। इसके अलावा अगर सदिश राशियों की ट्रिक की बात करें तो ध्यान देना, आप याद रखिएगा विषुवत बल। क्या याद रखिएगा? विषुवत बल याद रखिएगा। ठीक है, क्या याद रखना है? विषुवत बल। तो देखो इसमें क्या है, पहला हो जाएगा आपका क्या? ध्यान देना, विस्थापन। विस्थापन के बाद देखो विष से क्या हो जाएगा? विस्थापन, वा से हो जाएगा वेग, ता से हो जाएगा त्वरण, बल से हो जाएगा बल। ये कैसी होती हैं? तो सदिश राशियां। ध्यान देना, आपको एक और ट्रिक बता देते हैं पहचानने का, आप देखते ही बता दोगे। जिन राशियों में पूरा वा या फिर पूरा बा आए, ठीक है, जिन राशियों में पूरा वा या पूरा बा आए, वे राशियां हमेशा क्या होंगी? सदिश होंगी। ठीक है, ये ट्रिक है। जिन राशियों में पूरा वा या पूरा बा आए, वहां पे आप तुरंत लगा दीजिएगा सदिश। लेकिन हाँ, अपवाद है, दो को छोड़ करके, दाब और विद्युत धारा को छोड़कर। ठीक है, दाब और विद्युत धारा को छोड़कर किसी में भी अगर पूरा वा या पूरा बा आए तो समझ लो वो क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं गति की, कि मोशन क्या होता है। ध्यान देना, जब किसी वस्तु की स्थिति, ध्यान देना, यदि किसी वस्तु की स्थिति अपने वातावरण के सापेक्ष समय के साथ बदलती है तो वस्तु गति की अवस्था में कही जाती है। जैसे सड़क पर दौड़ती बस की स्थिति, यानी कि जब कि आप कह सकते हो जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती, यानी कि एक स्थान पे नहीं रहती है, चेंज होती रहती है, तो उसी को क्या बोला जाता है? मोशन बोला जाता है, गति कहते हैं। ठीक है, जैसे सड़क पर दौड़ती बस की गति, चलता हुआ इंसान। ठीक है, ये सभी कैसी होती हैं? गति की अवस्था में कहलाती हैं। अगर दूरी की बात करें, दूरी क्या होता है? तो भाई किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और ये प्रकार की अदिश राशि है जो सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं विस्थापन की, कि भाई विस्थापन होता क्या है। ध्यान देना, अगर आप विस्थापन की बात करोगे तो किसी वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जैसे आप मान लीजिएगा यहाँ पे कोई वस्तु है, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे कोई वस्तु है, और ए से गया कहाँ पे? मान लीजिए कोई वस्तु गया यहाँ पे बी पे गया, उसके बाद बी से वो वस्तु गया यहाँ पे सी पर गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, प्रारंभिक स्थिति इसका ए था, अंतिम स्थिति कहाँ है? सी है। तो ये जो बीच की दूरी है ना, किसी वस्तु के अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी,
ठीक है, दिशा के साथ, वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता। क्या कहलाता है, विस्थापन। और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। ठीक है, विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, इसके बाद चाल की बात करते हैं। चाल क्या होता है, तो कोई वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हो एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल। और चाल कैसी राशि होती है, तो याद रखिएगा अदिश। मात्रा निकालोगे तो दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। यानी कि चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे तो आपका आता है वेग। एकांक समय में कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में जितनी विस्थापित होती है, यानी कि एकांक समय में जितना विस्थापन होगा उसे वस्तु का क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो भाई वेग बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, निश्चित दिशा में वस्तु का विस्थापन और बटे में क्या हो जाएगा, समय। वेग कैसा है, एक प्रकार का सदिश राशि है। कैसा है, सदिश राशि है। इसके अलावा अगर आप मोमेंटम की बात करोगे, संवेग, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। देखना, किसी गतिमान वस्तु की गति पर वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों का प्रभाव पड़ता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान को उसके वेग से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। देखना, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। यानी कि आप लिख सकते हो संवेग का फार्मूला P बराबर होता है mv होता है। क्या होता है, P बराबर mv होता है। चलिए त्वरण की बात करते हैं कि त्वरण क्या होता है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, ध्यान देना, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ये भी आपका एक प्रकार का सदिश राशि है। मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे देखना, ये त्वरण का फार्मूला लिखा है। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। यानी कि जो एक्सेलरेशन है त्वरण, उसको हम लोग ए से दिखाते हैं। ए बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान में क्या होता है, समय अंतराल। ठीक है, तो ये त्वरण का आपका फार्मूला हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखना, त्वरण भी कैसा होता है, सदिश राशि। बल क्या होता है, देखना, फोर्स। बल वह धक्का अथवा खिंचाव है जो या तो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है या करने का प्रयत्न करता है। यानी कि बल वह बाह्य कारक है, वह बाह्य कारण है जो किसी वस्तु की मूल अवस्था में परिवर्तन कर देता है अथवा करने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए कि आपका बुक है, आप अपने बुक को बल के द्वारा हटा सकते हो। ठीक है, तो ये परिवर्तन हो गया बुक की स्थिति में, परंतु आप कोशिश करिए अपने हाथ से दीवार को हटाने का, तो नहीं होगा। यानी कि होगा तो नहीं परिवर्तन, लेकिन आप कोशिश तो कर रहे हो ना। तो बल वह बाह्य कारक होता है, वह बाह्य कारण होता है जो किसी वस्तु के मूल स्थिति में परिवर्तन कर देता है अथवा करने की कोशिश करता है। बल का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और सीजीएस में इसका मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है, एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई न्यूटन के गति विषयक नियम, किसकी बात कर लेते हैं, न्यूटन के गति विषयक नियमों की। एक मिनट, चलिए। तो न्यूटन के गति विषयक नियमों की अगर आप बात करोगे तो ध्यान देना, सन 1687 ईस्वी में सर आइजक न्यूटन ने सबसे पहले अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों को प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो भाई न्यूटन ने जो गति विषयक नियम दिया था वो सबसे पहले कहाँ पे, तो अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में दिया। और ये कब आई, तो याद रखिएगा 1687 ईस्वी में। यहाँ से ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूटन के गति विषयक नियमों की पुस्तक कौन सी है, तो प्रिंसिपिया है। या प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो सर आइजक न्यूटन है। तो पहले नियम की अगर बात करते हैं तो प्रथम नियम इनका क्या कहता है, इन्होंने 3 नियम दिया था। प्रथम नियम इन्होंने कहा कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, ठीक है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। और यदि कोई वस्तु एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसी ही चलती रहेगी।
जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। इसे गैलीलियो या जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यानी कि प्रथम नियम को लॉ ऑफ गैलीलियो या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, जड़त्व का नियम, यानी कि इन्होंने कहा ए बॉडी कंटिन्यूअस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह रुकी हुई ही रहेगी, यदि कोई वस्तु चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे ही कहते हैं न्यूटन का प्रथम नियम, और न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए प्रथम नियम का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। जैसे ध्यान दीजिएगा, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, और ठहरी हुई बस अथवा रेल के अचानक चलने पर, ठीक है, यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो भाई दो प्रकार का जड़त्व, तीन प्रकार का, दिशा का जड़त्व, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? न्यूटन के प्रथम नियम का, यानी कि जो लॉ ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, चलिए दूसरे नियम में देखना इन्होंने क्या कहा, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल का जो मान होता है ना, उस वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि F बराबर आपका क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। F बराबर क्या हो जाएगा, ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, चलिए ये दूसरा है। दूसरे नियम की अगर एग्जाम्पल की बात करोगे तो ये आपका रहा एग्जाम्पल कि जब एक क्रिकेटर कैच पकड़ता है तो वह अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, ये भी हो जाएगा। और कांच के बर्तन को पैक करने से पहले भूसे अथवा पेपर में लपेटा जाता है। तो दूसरे नियम को लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए तीसरे नियम की बात करते हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में होती है, यानी कि टू एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की बराबर एवं विपरीत प्रक्रिया होती है। इसे एक्शन एंड रिएक्शन यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यानी कि आप जिस वस्तु पर जितना बल लगाओगे ना, वो वस्तु भी आप पर उतना ही बल लगाएगी। जैसे आप दीवार पे अपने हाथ से जितना तेजी से मारोगे उतना ही तेजी से आपको भी चोट लगती है। यही है न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या न्यूटन का तीसरा नियम। जैसे बंदूक की गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगता है। ठीक है, जितनी स्पीड से गोली आगे बढ़ती है उतनी स्पीड से आपको झटका भी लगता है। किसी व्यक्ति का किनारे लगी नाव से कूदना, ठीक है, तो जब भी वह कूदता वो आगे उतनी तेजी से वो नाव पीछे भी जाता है। चलिए इसी में आगे बात कर लेते हैं पॉइंट की। जैसे हाँ, संवेग संरक्षण की बात कर लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, ध्यान देना, एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय का संवेग तब तक अपरिवर्तित रहता है जब तक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। अर्थात एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है दूसरे वस्तु में भी उतना विपरीत परिवर्तन हो जाता है। इस सिद्धांत पे आधारित क्या है, जैसे रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग संरक्षण पर आधारित है। इसके अलावा जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो वह अत्यधिक वेग से आगे की ओर बढ़ती है, जिससे गोली में आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न हो जाता है। गोली भी बंदूक की प्रतिक्रिया बल के कारण पीछे की ओर धकेलती है, जिससे उसमें पीछे की ओर संवेग बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब देखना हम लोग बात करते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल की। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जब भी कोई, ध्यान देना, मान लीजिए कि ये एक सर्कल है और यहाँ पे मान लीजिए कोई कण है ए और ये वृत्ताकार कक्षा पे क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, जब भी कोई कण किसी वृत्ताकार कक्षा पे गति करता है तो ध्यान देना इस पर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, जैसे देखना, कण के वृत्तीय मार्ग की गति बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर एक बल आवश्यक है, इसे ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब कोई कण किसी वृत्ताकार कक्षा पर गति करता है
तो कण पर केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। और ध्यान देना इसका जो फॉर्मूला होता है अभिकेंद्रीय बल बराबर द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्रीय त्वरण, यानी कि आता F बराबर mv²/r, जहाँ F आपका अभिकेंद्रीय बल है, R वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या, m कण का द्रव्यमान और v उसका क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। इस सिद्धांत पे क्या आधारित है, तो ग्रहों का तारों की ओर चक्कर लगाना, उपग्रहों का ग्रहों की परिक्रमा करना, किसी साइकिल या वाहन का मोड़ना, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल का सवार चलाना, सभी अभिकेंद्रीय बल के ही संभव है, सभी अभिकेंद्रीय बल के कारण ही संभव है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आता है आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय बल। यह एक छद्म बल है यानी कि स्यूडो फोर्स है। अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए इस बल की कल्पना की गई थी। यह बल पर्यवेक्षक की स्थिति पर निर्भर करता है। इस बल की दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। आप यूं कर सकते हो कि जब कोई कण किसी वृत्ताकार कक्षा पर गति करता है तो जो उस कण पर बल केंद्र से बाहर की ओर लगती है उसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। और इसके एग्जाम्पल में जैसे मथानी होता है, यानी कि ध्यान देना जो से दूध महा जाता है, ठीक है, दूध से मक्खन अलग करने वाली जो मशीन होती है। इसके अलावा वॉशिंग मशीन जो होती है, ये सभी किस पे आधारित है, तो अपकेंद्रीय बल पर ही आधारित होती है। नेक्स्ट देखना आपका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व केंद्र क्या होता है। प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है तथा प्रत्येक कण को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। वस्तु का संतुलन तभी तक संभव है जब तक कि उसे गुरुत्व केंद्र से होकर खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा के आकार में होकर गुजरती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। इसी में देखना ध्यान से एग्जाम्पल में, पीसा का ऐतिहासिक मीनार, जो पीसा का ऐतिहासिक मीनार है ये तिरछा होते हुए भी नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि भाई उसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके आधार से होके गुजरती है। इसके अलावा 2 मंजिला बसों में नीचे वाला मंजिल अधिक भारी बनाते हैं क्योंकि बस का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, नीचे रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग कार्य ऊर्जा एवं शक्ति की। किसकी बात करते हैं, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति की बात कर लेते हैं। देखिए तो भाई कार्य क्या होता है अगर कहोगे तो भाई किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करना, ये क्या कहलाता है, कार्य। कार्य कैसा होता है, एक प्रकार का अदिश राशि होता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है, क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, यानी कि W बराबर आपका होता है F फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जबकि सीजीएस में इसका मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। और याद रखिएगा 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है शक्ति, पावर। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और भाई शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, यानी कि P बराबर होता है W/T। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। देखना यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, जूल प्रति सेकंड। तो 1 वाट बराबर होता 1 जूल प्रति 1 सेकंड, और 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁶ वाट लगभग आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, एक अश्व शक्ति बराबर तो 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है। चलिए तो हम लोग आगे बात करते हैं। अब 1 वाट घंटा कितना होता है, तो इसको भी याद रखिएगा, 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो 3.6 गुणे 10⁶ जूल या 1000 वाट घंटा होता है। इसको भी याद रखिएगा। तो दो यहाँ से याद रखना, एक आपका है अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 वाट घंटा या 3.6 गुणे 10⁶ जूल होता है। इसको याद रखिएगा। चलिए जो अगला आपका है वो है एनर्जी, ऊर्जा है।
ऊर्जा की बात करोगे तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। तो देखना, अगर गतिज ऊर्जा की बात करोगे तो ध्यान दीजिएगा, ये होता किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है K=12mv² होता है। एग्जाम्पल की बात करोगे, गतिमान गोली, चलते हुए हथौड़े, बहता हुआ जल, गतिमान वाहन आदि। यानी कि कोई भी वस्तु अगर गतिमान है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। इसी में देखना, आपका जो दूसरा वाला एनर्जी था वो कौन सा था, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा था। तो ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और ये U बराबर होता है, U बराबर mgh होता है, जहाँ पे m वस्तु का द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और h क्या होता है, ऊंचाई। एग्जाम्पल के तौर पे दबी हुई स्प्रिंग, घड़ी में चाबी भरना, ये सभी कैसी होती हैं, तो स्थितिज ऊर्जा का ही रूप होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखना क्या कहा गया, ऊर्जा को ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, इसे ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, ठीक है। जैसे आप देखते हो, आप विद्युत ऊर्जा देते हो तो विद्युत ऊर्जा जब बल्ब में पहुंचता है, ट्यूबलाइट में, तो वो प्रकाश ऊर्जा में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब कुछ हम लोग बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख है यंत्रों की, ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ प्रमुख यंत्र की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, पहला क्या है आपका, एक तरफ लिखा उपकरण और एक तरफ लिखा ऊर्जा का परिवर्तन। पहला जो आपका वो क्या है, वो है डायनमो। क्या है, डायनमो। डायनमो क्या करता है, तो भाई यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर या फिर विद्युत मोटर, मोटर कहिए या विद्युत मोटर, ये क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। इसके अलावा विद्युत बल्ब का क्या काम है, तो विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा बदलती है, ठीक है। और मोमबत्ती क्या होता है, तो भाई ये रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सितार होता है तो भाई ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। विद्युत सेल क्या करता है, तो भाई ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसको जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण की। किसकी, गुरुत्वाकर्षण की। तो भाई ग्रेविटेशनल क्या होता है, किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल, ठीक है, जो होता है वही गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ठीक है। भाई ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ध्यान देना, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जी वह आकर्षण बल है जो एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच में कार्य करता है। और जी का मान क्या होता है, 6.67 गुणे 10⁻⁻11। याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटिश वैज्ञानिक न्यूटन ने अपनी ग्रंथ जो है प्रिंसिपिया में 1687 में किया था। हालांकि भारत में प्राचीन विद्वान ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से बहुत पहले ही इस बल की जानकारी दी थी। गुरुत्व एक आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। इसके अलावा कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया। गुरुत्वाकर्षण अर्थात स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है, याद रखिएगा। स्मॉल जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और जी का मान सतह से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है, घटता है।
और जी का मान कितना होता है, तो ये भाई होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो भाई जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है, जबकि केंद्र पर कितना होता है, तो केंद्र पर शून्य होता है। देखना जी का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा केंद्र पर शून्य होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। सूर्य पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा 28 गुना होता है, जबकि चंद्रमा पर कितना होता है, 1/6 है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 kg है, तो चंद्रमा पे जाके 1/6 हो जाएगा, यानी कि 10 kg हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार यहाँ से न्यूमेरिकल आपसे पूछ लेता है। इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है एस्केप वेलोसिटी, यानी कि पलायन वेग। क्या है, पलायन वेग है। यानी कि ध्यान देना, जब किसी वस्तु को हम इतनी स्पीड से फेंकें कि वह पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए। ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी वस्तु को हम इतनी स्पीड से फेंकें कि वो पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए और पृथ्वी पर कभी लौट कर ना आए, तो जिस वेग से हमने फेंका था वही वेग आपका क्या होगा, पलायन वेग होगा। क्या होगा, पलायन वेग होगा। उसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। और पृथ्वी पर पलायन वेग का मान क्या होता है, 11.2 यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। जैसे देखना, वह न्यूनतम चाल जिसे प्राप्त करने के बाद कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला जाता है, उसे पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि अगर आप किसी वस्तु को इतनी स्पीड से फेंकेंगे तो वो पृथ्वी की कक्षा के बाहर चला जाएगा और वह पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगा। चंद्रमा पर पलायन वेग पृथ्वी की अपेक्षा 1/4 होता है। इसी के कारण यहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है। उपग्रह की बात करोगे, सैटेलाइट, तो उपग्रह वे आकाशीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये उपग्रह कहलाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, याद रखिएगा। उपग्रह की कक्षीय चाल केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है, उसकी चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद उपग्रहों के अगर परिक्रमण काल की बात करोगे, तो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट, उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगाता है उसे ही परिक्रमण काल कहते हैं। और ये परिक्रमण काल बराबर हो जाता कक्षा का परिधि बटे कक्षीय चाल, और ये लगभग होता उपग्रह का परिक्रमण काल, याद रखिएगा, 5063 सेकंड या लगभग 84 मिनट होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है उपग्रहों में भारहीनता यानी कि वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। तो ये देखना कब होता है कि किसी वस्तु के भार का अनुभव उसके संपर्क में रखी किसी वस्तु द्वारा उस वस्तु पर लगाए गए बल के कारण होता है। उदाहरण के लिए जैसे आप ले लीजिए, पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति को अपने भार का अनुभव उसके पैरों पर पृथ्वी की प्रतिक्रिया के कारण होता है। ध्यान देना, कृत्रिम उपग्रहों में भारहीनता की अवस्था पाई जाती है, अर्थात उपग्रह के तल द्वारा यात्री पर लगाया गया प्रतिबल बल शून्य होता है। उपग्रहों में भारहीनता के कारण ही अंतरिक्ष यात्री अपना भोजन विशेष प्रकार के ट्यूब में ले जाते हैं व उन्हें अंदर दबाकर भोजन निगल जाते हैं। ठीक है, चलिए इसी में ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा भी पृथ्वी का एक उपग्रह है। क्या है, चंद्रमा भी पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन वहाँ भारहीनता की अवस्था नहीं पाई जाती। इसका कारण है कि चंद्रमा का द्रव्यमान अधिक है, जिससे यात्री ना अपने भार का अनुभव करते हैं। लिफ्ट में भार देखना, वेट ऑफ बॉडी इन लिफ्ट, जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है तो उसमें व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ महसूस होता है, लेकिन जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होती है तो व्यक्ति को अपना भार घटा हुआ महसूस होता है। और जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे चलती है तो व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके अलावा ध्यान देना कि यदि नीचे उतरते समय डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति गुरुत्वीय त्वरण से नीचे गिरती है। इस दिशा में उसमें स्थित व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होता है। यही भारहीनता की अवस्था होती है।
यदि नीचे गिरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो व्यक्ति लिफ्ट की तरह से उठकर अपनी छत पर जा लगेगा। याद रखिएगा। चलिए सरफेस टेंशन की बात करते हैं, पृष्ठ तनाव। तो भाई सरफेस टेंशन क्या होता है? पृष्ठ तनाव। ध्यान रखना, किसी वस्तु के कारण, ध्यान देना, पृष्ठ तनाव वह बल है जिसके कारण कोई वस्तु न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो किसी द्रव के पृष्ठ में भी तनाव होता है जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण प्रातःकाल पौधों की पत्तियों पर ओस की छोटी छोटी बूंदें गोलाकार दिखाई देती हैं। साबुन में मिले जल में, ठीक है, साबुन मिले जल में कपड़े अच्छी तरह साफ होते हैं क्योंकि साबुन मिलाने व गर्म करने से जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आगे जो आपका है ध्यान देना, इसके अलावा और एग्जाम्पल पृष्ठ तनाव का है। तो गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीव के ऊपर सभी भागों में अच्छी से फैल जाता है। पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते हैं परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उनका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। साबुन के घोल के बुलबुले इसीलिए बड़े होते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उनका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा तो आपका क्या है? केशिकात्व यानी कि कैपिलियरिटी। ठीक है, क्या है? कैपिलियरिटी। ये क्या होता है? केश नली में द्रव के चढ़ने या उतरने को क्या कहते हैं? केशिकात्व कहते हैं। केश नली क्या होता है? तो भाई कांच की पतली नली वाली, ठीक है, कांच की पतली नली वाली एक जो लंबी पाइप होती है उसी को क्या कहते हैं? केश नली कहते हैं। और इसमें द्रव का ऊपर चढ़ना या द्रव का नीचे उतरना ही क्या कहलाता है? केशिकात्व कहलाता है, यानी कि कैपिलियरिटी कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकात्व के कारण तेल ऊपर चढ़ता है। इसके अलावा पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों का जल और आवश्यक लवण केशिकात्व के कारण पहुंचते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत की आगे बात करते हैं हम लोग। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है, और भार में यह जो कमी होती है ना, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। कहने का मतलब ये है, यदि कोई बर्तन आप ले लीजिए और इसमें क्या कर लीजिए? द्रव को भर लीजिए और इसमें कोई वस्तु डाल दीजिए, तो ये वस्तु क्या होता है? तैरता रहेगा, और तैरता रहेगा तो इसके भार में क्या होती है? कमी महसूस होती है। इसके भार में कितनी कमी आई है ये वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है। यही होता आर्किमिडीज का सिद्धांत। पलवन का नियम की बात करते हैं, इन्होंने क्या बताया? तो भाई संतुलित अवस्था में तैरती हुई वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। जैसे लोहे का जहाज पानी पर तैरता है परंतु लोहे की कील डूब जाती है। ठीक है, जीवन रक्षक पेटी यानी कि लाइफ बेल्ट इसी सिद्धांत पे कार्य करती है। जल, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसीलिए उसमें तैरना भी आसान होता है। यदि किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो बर्तन में पानी का जल बढ़ता नहीं है, पहले के समान ही रहता है। याद रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में देखना, जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से नापते, किससे नापते हैं? हाइड्रोमीटर से। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि आर्द्रता को किससे मापते हैं? तो हाईग्रोमीटर। ठीक है, दूध की शुद्धता दुग्धमापी या फिर लैक्टोमीटर से नापा जाता है। किससे? लैक्टोमीटर से। तरंग की बात करते हैं कि भैया वेव मोशन क्या होता है? तरंग एक विक्षोभ है जिसमें माध्यम के कण अपने माध्य स्थिति से अस्थायी रूप से विस्थापित हुए बिना ऊर्जा का संचरण करते हैं। यदि तरंग संचरण के लिए माध्यम आवश्यक हो तो ऐसी तरंग को यांत्रिक तरंग या प्रत्यास्थ तरंग कहते हैं, जबकि माध्यम की अनुपस्थिति में संचरित होने वाले तरंगों को अयांत्रिक या अप्रत्यास्थ तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंग क्या है? अयांत्रिक। यानी कि जो जब किसी कारण, ठीक है, माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति से विचलित होते, यानी कि
जब किसी कारण माध्यम में विक्षोभ होता है ना तो उसमें परिवर्तन होता है, इसे तरंग कहते हैं। दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है यांत्रिक तरंग, एक होता अयांत्रिक तरंग। जो भाई आपका होता है इसको दो भाग में बांट देते, एक होता अनुप्रस्थ और एक होता अनुदैर्ध्य। तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं जबकि ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य होती है, इसको याद रखिएगा। यांत्रिक तरंगों की अगर बात करोगे तो इसको दो भागों में बांट दिया गया। वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम ठोस द्रव गैस में संचरित होती हैं उन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं। दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं जबकि ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ की बात करोगे, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है और ये शीर्ष और गर्त के रूप में आगे बढ़ती हैं। इस प्रकार की तरंगे ठोस एवं द्रव के ऊपरी सतह में मैक्सिमम जो है पैदा होती हैं। इसी में देखना, अगर आपसे कहा जाए, ध्यान दीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो भाई में गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, औरक्त किरणें, रेडियो किरणें, ये सारे के सारे इसी में शामिल हैं। किसी बंधी हुई रस्सी के एक छोर को पकड़कर हिलाने पर उसमें उत्पन्न तरंगे, सितार के तार को छेड़ने पर उत्पन्न तरंगे इत्यादि सभी क्या हैं, अनुप्रस्थ। इसके अलावा प्रकाश तरंगे भी क्या हैं, अनुप्रस्थ हैं। अनुदैर्ध्य की बात करते हैं यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव, माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के समांतर होता है। ये संपीड़न एवं विरलन के रूप में आगे बढ़ती हैं। ठीक है, इस प्रकार की तरंगे ठोस एवं द्रव गैस तीनों माध्यम में पैदा हो सकती हैं। गैसों में उत्पन्न तरंगे केवल अनुदैर्ध्य होती हैं। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं। और समुद्र में उत्पन्न होने वाली तरंगे अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों होती हैं। तरंगों की अगर कुछ विशेषताएं बात कर लेते हैं, जैसे तरंगों का परावर्तन होता है, तरंगों का अपवर्तन भी होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या होता है, तरंगों का किसी सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस आना, यह ध्वनि एवं प्रकाश दोनों की विशेषता होती है। अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, यह तरंग की विशेषता है जिसके कारण तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मूल पथ से विचलित हो जाती हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर वे अविलंब से दूर हटती हैं, जबकि विरल से सघन में जाने पर अविलंब की ओर मुड़ जाती हैं। यह भी दोनों प्रकार की तरंगों में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग विवर्तन की बात करते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। यह तरंग की वह विशेषता है जिसमें वे किसी बाधा के किनारों पर मुड़ जाती हैं। ठीक है, किसी अवरोध अथवा छिद्र के किनारों पर तीक्ष्ण रूप से मुड़ने को क्या कहा जाता है, विवर्तन। यह भी अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों में होता है। व्यतिकरण की बात करें, इंटरफेरेंस, यदि दो समान आवृत्ति वाली तरंगे एक ही दिशा में वेग से गतिमान हो तो किसी बिंदु पर इनकी तीव्रता महत्तम तथा किसी बिंदु पर क्या होती है, न्यूनतम होती है। तरंग की इस विशेषता को व्यतिकरण यानी कि इंटरफ्रेंस कहते हैं। जिस बिंदु पर महत्तम तीव्रता होती है वहाँ संपोषी व्यतिकरण, और जिस बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम होती है उसे क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। यह भी दोनों प्रकार की तरंगों में पाया जाता है, यानी कि अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों में। अगला जो प्रॉपर्टी है तरंग का वो है पोलराइजेशन, ध्रुवण है। यह तरंग की वह विशेषता है जिसमें तरंग के कंपन के गति के लंबवत तल में ही केवल एक ही दिशा में होता है। ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ की विशेषता है। प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग सिद्ध करने के लिए उसका ध्रुवित होना ठोस प्रमाण है। ठीक है, इसके अलावा ध्वनि तरंगों की कुछ बात कर लेते क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। साउंड वेव, इसकी बात करोगे तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है जो हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न करती है। न्यूटन ने बताया कि न्यूटन के अनुसार कि ध्वनि का वेग माध्यम की प्रत्यास्थता एवं उसके घनत्व पर निर्भर करती है। यदि ध्वनि का वेग v मान लो और घनत्व d मान लो तो ध्वनि की प्रबलता जो है v इक्वल टू होता E/d होगा। और ये पॉइंट याद रखिएगा, वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में होती है। ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती क्योंकि ये अनुदैर्ध्य है और इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसको 3 भागों में बांटा गया, श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे, यानी कि ऑडिबल और
इंफ्रासोनिक, जैसे जिन तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं उन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। इनकी आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज या 20 से 20 किलो हर्ट्ज भी बता सकते हो। अब श्रव्य तरंगे जिनको हमारे कानें नहीं सुन सकती, 20 हर्ट्ज से नीचे की ये तरंगे होती हैं। इसी में देखना आगे हम लोग बात करते जो आपका है पराश्रव्य तरंगे। कौन सी है? पराश्रव्य तरंगे। तो अल्ट्रासोनिक वेव जिसको बोलते हैं, ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति उच्चतम एवं आवृत्ति 20,000 से ऊपर होती है। ठीक है, यानी कि 20,000 से ऊपर या 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर जो भी तरंगे होती है वो क्या होती हैं? पराश्रव्य तरंगे। जो चमगादड़ होता ना वो इसी से माध्यम से चलता है, अल्ट्रासोनिक वेव से। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की बात करते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह निर्वात में भी संचरित होती है। इनकी चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इन तरंगों पर विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनमें कौन कौन सी हैं? तो याद रखिएगा, एक्स किरणें, दृश्य किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें और रेडियो तरंगे इसमें शामिल हैं। चलिए कुछ तरंगों की बात कर लेते हैं और उनके खोजकर्ताओं की बात कर लेते हैं। देखना कुछ तरंगे हैं और उनके खोजकर्ता हैं। जैसे देखिएगा पहला वाला आपका कौन सा है? तो देखिए भाई यहाँ पे जो आपका पहला है कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। पहला है जो किरण गामा किरण। कौन सी है? गामा। इसके खोजकर्ता कौन है? तो आप कहोगे वैकुरल हैं। ठीक है, और अगर इसका उपयोग की बात करते हैं तो ये अत्यंत वेधी किरणें हैं। उपयोग में देखना, अत्यंत वेधी किरणें हैं, चिकित्सा विज्ञान में सर्वाधिक इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है कौन सा? एक्स किरण, और इसके खोज करता है रॉन्जन। ठीक है, ये भी इसका प्रयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। तीसरे की बात करते हैं तो पराबैंगनी किरण, इसके खोज करता है रीटर। कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है? तो जाली करेंसी को जांचने में, बैक्टीरिया को नष्ट करने में, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें अधिकांशतः अवशोषित किया जाता है। ठीक है, अवरक्त किरणों के खोजकर्ता विलियम हर्शेल हैं। यह उष्मीय किरणें कहलाती हैं। दूरबीन, टीवी के रिमोट कंट्रोल, क्रूज प्रक्षेपास्त्रों के सेंसर में इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, जाली करेंसी की जांच करने में पराबैंगनी किरणें, ठीक है, और रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरणें। लघु रेडियो तरंगों की खोजकर्ता कौन है? तो हेनरिक हर्श हैं। और भाई रडार में, रेडियो व टेलीफोन में इसका उपयोग किया जाता है। दीर्घ तरंगों की खोज करता है मार्कोनी। और भाई मोबाइल में, रेडियो में और टेलीविजन में इसका उपयोग किया जाता है। कास्मिक किरणों के खोज करता है तो विक्टर हैंस। ये किरणें ना होकर के कण होते हैं जो सुदूर ब्रह्मांड में पैदा होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कुछ पॉइंट की। जैसे क्या होता है तारत्व। क्या होता है तारत्व की बात, यानी कि पिच जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है? तो ध्यान देना, ये ध्वनि की एक प्रकार से प्रबलता होती है। देखना, तारत्व ध्वनि की वह विशेषता है जिसके कारण मोटी व सुरीली में अंतर किया जा सकता है, यानी कि किसकी आवाज़ मोटी है और किसकी आवाज़ पतली है। उच्च तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है तथा वह सुरीली सुनाई देती है, जबकि निम्न तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति कम होती है तथा वह मोटी सुनाई दे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है जो छोटा सा मच्छर भन बनाता है तो हमको बहुत तेजी से सुनाई देता है, क्यों? क्योंकि उसका तारत्व तो क्या होता है, अधिक होता है। और महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली क्यों होती है? क्योंकि भाई उनके आवाज़ का जो तारत्व है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। रिजोनेंस की बात करें, अनुनाद, जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी वस्तु बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर हो जाता है तो वह वस्तु महत्तम आयाम से कंपन करने लगते हैं। इस घटना को अनुनाद कहते हैं। सन 1939 में संयुक्त राज्य अमेरिका का टैकोमा पुल यांत्रिक अनुनाद के कारण ही टूट गया था। ध्वनि की कुछ प्रबलताओं की बात कर लेते हैं जहां से भी आपसे पूछता है। जैसे देखिएगा, पहला दिया प्रक्षेपास्त्र यानी कि मिसाइल, ये होता लगभग 180 डेसिबल। ठीक है, स्टीरियोफोन फुल साउंड 140 डेसिबल। सायरन कितना होता है, 130 डेसिबल। जेट विमान होता है 120 डेसिबल। डेसिबल क्या, ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती? तो याद रखिएगा डेसिबल में। ठीक है, मोटरसाइकिल यानी कि जो 100 सीसी होता है इसका कितना होता है लगभग, तो याद रखिएगा 110 डेसिबल। कारखानों ध्यान देना, जो कारखानों का शोर होता है वो होता है 100 डेसिबल।
भारी वाहन तो आपका होता है 90 डेसिबल। ठीक है, सामान्य बातचीत की बात करें तो 30 से 40 डेसिबल, और फुसफुसाहट की बात करें तो 20 डेसिबल ये होता है। अगला जो आपका आ जाता प्रकाश आ जाता है, यानी कि लाइट। तो देखना प्रकाश क्या होता है, एक प्रकार का ऊर्जा होता है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, जो हमारे दृष्टि संवेदना को जागृत करती है। प्रकाश का संबंध विद्युत चुम्बकीय दृश्य प्रकाश से है, जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, यानी कि देखने को हमको सक्षम बनाती हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक ही रूप है ये। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जिसे विकिरण भी कहते हैं। सभी प्रकाश स्रोत विकिरण उत्सर्जित करते हैं। यह विकिरण वस्तुओं पर पड़ता है और फिर वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारी आंखों में पड़ता है, तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। इसी विकिरण को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश की वायु अथवा निर्वात में सर्वाधिक होती है चाल कितनी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, और सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकंड लगभग लगता है। अगर चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आए सूर्य का प्रकाश तो 1.28 सेकंड लगता है। चलिए, प्रकाश का रंग तरंग की लंबाई का निर्धारण है। प्रकाश का रंग तरंग की लंबाई का निर्धारण होता है। ध्यान देना, प्रकाश कण एवं तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है, इसीलिए इसकी द्वैध प्रकृति मानी जाती है, यानी कि ड्युअल नेचर माना जाता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत इसके विद्युत प्रभाव एवं कांपटन प्रभाव से व्याख्या नहीं करता है। आइंस्टीन ने अपने प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत में बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। प्रकाश के को कणों एवं तरंगों की तरह प्रतिस्थापित करने में निम्नलिखित वैज्ञानिकों का योगदान रहा। वो कौन कौन से वैज्ञानिक रहे, जैसे देखिए न्यूटन, इन्होंने क्या दिया, प्रकाश का कणिका सिद्धांत। हाइगेंस ने तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत। ग्रेमाल्डी ने क्या किया, प्रकाश के विवर्तन का सिद्धांत। आइंस्टीन ने क्या किया, प्रकाश विद्युत सिद्धांत की व्याख्या किया। यंग ने क्या किया, व्यतिकरण सिद्धांत का। और प्लांक ने क्या किया, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का। तो इन सभी का क्या रहा, योगदान रहा। इसके अलावा देखना कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं। प्रकाश के वेग की गणना क्या है, तो प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम सेमर या कहीं कहीं आप देखो रोमर लिखा रहता नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन। सूर्य टार्च या किसी लैंप के प्रकाश को जब किसी चिकने पृष्ठ पर डाला जाता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। इस प्रकार प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये मान लीजिए कि आपका प्लेन मिरर है, क्या है, प्लेन मिरर, और यहाँ से प्रकाश आई, ठीक है, और टकरा के वापस चली गई। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, सॉरी परावर्तन बोलते हैं। इसके दो नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे देखिएगा, अगर आप समझेंगे तो भाई मान लीजिए कि ये एक समतल है, ठीक है, मान लीजिए शीशा है, दर्पण है, और इस पे मान लीजिए क्या हो गया कि प्रकाश की किरण ऐसे आई, ठीक है, आने वाली किरण को इसी को बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण, और ये ऐसे चली गई, ये हमारी कौन सी होगी, परावर्तित किरण। और यहाँ पे एक अगर लंब खींच दें तो ये मान लो अभिलंब है, तो इस वाले पॉइंट को बोलेंगे कौन सा, आपतन बिंदु। ये किरण आ रही, इसको बोलेंगे आपतित किरण। कौन सी बोलेंगे, आपतित किरण। और जो टकरा के गई उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, याद रखिएगा, परावर्तित किरण बोलेंगे। किसको, जो किरण जो है जा रही है, तो ये हो गया परावर्तित। और ये जो बीच में इसको बोलेंगे अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, आई। और आपका जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण उसको परावर्तन कोण, आर कहते हैं। तो पहला नियम यही है कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के हमेशा बराबर होता है। दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण यानी कि जो आ रही है, परावर्तित किरण और जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। याद रखिएगा, यही परावर्तन का नियम है। प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं तो भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यह प्रकाश किरणों की वह विशेषता है जिसके एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मूल पथ से विचलित हो जाते हैं। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर
एवं विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है, घटता है। ठीक है, याद रखिएगा। दृश्य प्रकाश में लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम एवं बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक व बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश या तरंग दैर्घ्य के लिए क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसको याद रखिएगा। एग्जाम्पल की अगर आप बात करोगे तो ध्यान देना, जल से अपवर्तन का एग्जाम्पल है, अपवर्तन के कारण जल से भरे तालाब का वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देना। अपवर्तन के कारण पानी में डाली गई छड़ी का टेढ़ा दिखना। अपवर्तन के कारण तारों का वास्तविक ऊंचाई से कम दिखना। अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना, क्योंकि वायुमंडल में वायु की विभिन्न परतों में लगातार अपवर्तन होता है, जिससे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इसके अलावा सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद सूर्य जो दिखाई देता है। चलिए विभिन्न घटनाओं की बात कर लेते हैं और उसका रीजन क्या, इसको देख लेते हैं। जैसे देखिएगा, चलिए यहाँ पे देखना विभिन्न घटनाएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तारों का टिमटिमाना एवं वास्तविक दूरी से अधिक दिखाई देना, यह अपवर्तन के कारण होता है। जल के दूसरा देखना, दूसरा क्या है, जल के तल पर पड़े सिक्के का अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर दिखना, ये भी अपवर्तन का एग्जाम्पल है। तिरछी छड़ी का पानी में मुड़ा दिखना, ठीक है, तिरछी छड़ी का पानी में मुड़ा दिखना ये दिखाता है अपवर्तन के कारण। मृग मरीचिका बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आकाश का नीला दिखना प्रकीर्णन के कारण। सुबह शाम सूर्य का लाल दिखना तो ये भी प्रकीर्णन के कारण। पानी के बुलबुले का रंगीन दिखना तो ये भी है व्यतिकरण के कारण। पानी की सतह पर मिट्टी का तेल डालने पर उसका रंगीन दिखना व्यतिकरण के कारण होता है। सीडी का रंगीन दिखना विवर्तन के कारण। इंद्रधनुष का बनना चाहे प्राथमिक हो, प्राथमिक में लाल रंग बाहर तथा बैगनी क्या होता है, अंदर होता है। तो भाई 2 बार अपवर्तन और 1 बार क्या होता है, परावर्तन होता है। इंद्रधनुष का बनना द्वितीयक वाला, इसमें क्या होता है, तो भाई द्वितीयक में बैगनी रंग बाहर होता है और लाल रंग क्या होता है, अंदर होता है। तो इसमें 2 बार केवल क्या होता है, परावर्तन होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं जो आपका है, तो दर्पण की बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं, दर्पण की, कि ये मिरर क्या होता है। तो यह एक नियमित परावर्तक सतह होती है। दर्पण का निर्माण किसी पारदर्शक शीशे की सतह की कलई करके किया जाता है। और कलई का मतलब लेप, ठीक है, पेंट। कलई करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट या पारे का प्रयोग किया जाता है। समतल 2 प्रकार के होते हैं, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोली दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। चलिए समतल दर्पण की अगर बात करते कि प्लेन मिरर होता क्या है। इस प्रकार के दर्पण के दोनों तल सपाट होते हैं। इस दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के दर्पण से दूरी पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना आगे वस्तु दर्पण रहता है, ठीक है। प्रतिबिंब सीधा उभय पार्श्वरीय यानी कि इन्वर्टली लिटरल बनता है और वस्तु के बराबर एवं काल्पनिक बनता है। ध्यान देना, यदि वस्तु दर्पण की v वेग से गतिशील हो तो प्रतिबिंब भी 2 वेग से गतिशील होगी। किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई से कम वस्तु आदि होनी चाहिए, याद रखिएगा। उपयोग की बात कर लेते कि समतल दर्पण का उपयोग श्रृंगार दर्पण के रूप में पनडुब्बियों के बाहर की वस्तु देखने के लिए। गोली दर्पण की बात करोगे, स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है जिसकी एक सतह पर क्या होता है, पॉलिश होता है। 2 प्रकार के ये होते हैं गोली दर्पण, एक होता अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान देना, इस प्रकार से मान लीजिए जब ये पॉलिश बाहर होगा तो आपका होगा अवतल, और जब यही पॉलिश क्या होता अंदर होता तो ये हो जाएगा आपका उत्तल हो जाएगा। चलिए अवतल दर्पण की बात करोगे तो भाई यदि किसी दर्पण का एक तल उभरा हुआ एवं दूसरा तल धंसा होता, यदि उभरे हुए भाग पर कलई कर दिया जाए तो ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी कि इस प्रकार से, ठीक है। जैसे ये बना लीजिए और इधर बाहर की तरफ से पेंट किया हो तो ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण।
इसी में देखना है, यदि वस्तु का प्रतिबिंब कभी उल्टा कभी छोटा या बड़ा या वस्तु दर्पण के काफी पास लाने पर प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा बने तो यह अवतल दर्पण होगा। इस दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के सापेक्ष सीधा एवं बड़ा बनता है। अवतल दर्पण के उपयोग की बात करें तो सेविंग मिरर के रूप में, सर्च लाइट, गाड़ियों के हेडलाइट, आंख, कान, गला आदि की जांच करने तथा सोलर कुकर के परावर्तन में भी ये यूज होता है। उत्तल दर्पण की बात करोगे तो भाई जो कन्वेक्स मिरर है, इस दर्पण में धंसे हुए भाग पर कलई की जाती है। इसमें प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा एवं आभासी बनता है। उपयोग की बात करें तो गाड़ियों का पार्श्व दृश्य यानी कि साइड मिरर में, गलियों की स्ट्रीट लाइट में परावर्तन भी उत्तल दर्पण की भांति व्यवहार करता है। चलिए इसके बाद लेंस की बात कर लेते हैं कि भैया लेंस क्या होता है। लेंसों का उपयोग लगभग सभी प्रकार के प्रकाशिक यंत्रों में किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं और ये मुख्यतः कांच के ही बने होते हैं। लेंस कुछ प्लास्टिक आदि के भी बनाए जाते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, अवतल लेंस या अपसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी बोलते हैं, अवतल लेंस को अपसारी। समान फोकस दूरी वाले एक अवतल एवं उत्तल लेंस को जोड़ने पर उसकी शक्ति, फोकस हमेशा शक्ति क्या होगी? शून्य होगी, और फोकस दूरी क्या होती है? अनंत हो जाती है, याद रखिएगा। उत्तल लेंस की बात करते हैं, इसकी दोनों सतहें उभरी होती है, यानी कि उत्तल लेंस ना कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है, ये उत्तल लेंस हो गया। और जो अवतल लेंस होता है वो इस प्रकार से होता है। यानी कि उत्तल लेंस की बात करें तो किनारों पर पतले होते हैं और बीच में मोटे होते हैं। अवतल लेंस की बात करें तो किनारों पर मोटे होते हैं और बीच में क्या होते हैं? पतले होते हैं। चलिए यही लिखा गया, इसकी दोनों सतहें उभरी होती हैं एवं शीर्ष का भाग संकरा एवं मोटा एवं चौड़ा होता है, इस प्रकार से। ठीक है, ये उत्तल लेंस। इसका प्रधान फोकस धनात्मक होता है तथा इसकी क्षमता भी धनात्मक होती है। इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति वैसी होती है जैसे अवतल दर्पण में होती है। पानी में हवा का बुलबुला उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखना, हम लोग बात करते हैं इसके उपयोग की, कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो याद रखिएगा, सूक्ष्मदर्शी में, कैमरा में और दूरदृष्टि दोष निवारण में प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस की बात करोगे तो इसके दोनों भाग धंसे होते हैं। इसमें बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति वैसी होती है जैसा कि उत्तल दर्पण में होता है। अतः इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक एवं क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उपयोग तो गैलीलियो दूरदर्शी की नेत्रिका और निकट दृष्टि दोष निवारण में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वालिटी है वो आपका क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश की किरणों का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होने पर प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में परावर्तित होकर वापस आ जाती हैं। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें होती हैं, देखना ध्यान से। पहली जो शर्त है वो है प्रकाश की किरणों का सघन से विरल में जाना चाहिए। दूसरा क्या? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। ये दो शर्त है पूर्णांतरिक परावर्तन का। चलिए पूर्णांतरिक परावर्तन की कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हीरे का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, जल में पड़ी प्रखनली का चमकना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। चूंकि हीरे का पूर्णांक बहुत कम 2.4 से कारण इसका क्रांतिक कोण केवल 24 डिग्री होता है। गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान में जो मरीचिका है ये भी इसी के कारण होता है। ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशिक तंतु ना, ये भी क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर ही आधारित होता है। इसके अलावा ध्यान देना, जो एंडोस्कोप है, क्या है? एंडोस्कोप तकनीकी जो पेट एवं शरीर के आंतरिक भागों की जांच के लिए प्रयोग की जाती है, यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। इंद्रधनुष की बात करोगे तो ये क्या होता है? देखना, प्रकाश का परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेप का सबसे अच्छा उदाहरण है यही। इंद्रधनुष का निर्माण वायुमंडल की उपस्थिति में वर्षा की छोटे छोटे बूंदों पर प्रकाश के पड़ने के कारण होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण क्या होता है? जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है और इसे क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं, याद रखिएगा।
सूर्य के प्रकाश से प्राप्त 7 रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक एवं लाल रंग का विक्षेपण क्या होता है, सबसे कम होता है। आगे देखना आपका क्या प्रकिरणन है, क्या है प्रकिरणन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब माध्यम में धूल तथा अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण होते हैं तो उस माध्यम से गुजरने पर प्रकाश विभिन्न दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, इसे प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। परिकिरण के अभाव में अंतरिक्ष तथा चंद्रमा से आकाश नीला दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश में बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम तथा परिकिरण सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है तथा परिकिरण क्या होता है, सबसे कम होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा प्राथमिक रंग एवं पूरक रंग की बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा प्रकाश के 7 रंगों में लाल, हरा एवं नीला, ठीक है, लाल, हरा और नीला, इसे ही प्राथमिक रंग कहते हैं क्योंकि इन्हें विभिन्न अनुपात में मिलाने पर अन्य रंग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार रंग से जो प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, द्वितीयक रंग कहते हैं। आप याद कर लेना ऐसे निहाल से, ठीक है, कैसे याद कर लो, निहाल, यानी कि आपका हो जाएगा नीला, हरा, लाल, इन तीनों को कहते हैं प्राथमिक रंग और इनसे मिलकर जो नया रंग बनता है उसको क्या कहते हैं, द्वितीयक रंग। जैसे देखिए लाल और नीला को मिलाओगे तो बैगनी, नीला हरा को मिलाओगे तो पीकाक पीला, लाल हरा मिलाओगे तो क्या बन जाता है, पीला बन जाता है। ध्यान देना जब दो रंग परस्पर मिलाने से श्वेत रंग बनता है तो उन्हें पूरक रंग कहते हैं, कंप्लीमेंट्री कलर। जैसे लाल हरा नीला मिला दो सफ़ेद, हरा मैजेंटा मिला दो तो सफ़ेद, नीला पीला मिलाओगे तो सफ़ेद, लाल और पीकाक पीला मिलाओगे तो ये भी सफ़ेद। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग तो ये क्या होता है, लाल हरा पीला का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष की। किसकी बात कर लेते हैं, निकट दृष्टि दोष। इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है लेकिन दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पाता है। याद रखना निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए अवतल लेंस चश्मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, जिसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है परंतु पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है और इस दोष के निवारण के लिए याद रखिएगा उत्तल लेंस चश्मे का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो दोष है निकट दृष्टि दोष तो निकट का साफ दिखेगा, दूर का साफ नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि दोष तो दूर का साफ दिखेगा, निकट का साफ नहीं दिखेगा। चलिए कुछ और पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे देखना ये एक मतलब पद्धति की मात्रकों को दूसरे में बदलना। जैसे याद रखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं। जैसे 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, 1 फुट बराबर होता है, ध्यान देना, 12 इंची होता है या 0.3 मीटर होता है। 1 गज बराबर होता है कितना, 3 फुट होता है या 0.91 मीटर होता है। 1 मील बराबर होता है 1.60 किलोमीटर। 1 फैदम बराबर 1.8 मीटर। 1 चेन बराबर 20.11 मीटर और 1 नॉटिकल मील कितना होता है, 1.8 जो है 5 मीटर होता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा एक डाइन, ये याद रखिएगा एक डाइन बराबर 10⁻⁵ न्यूटन या 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन हो जाएगा। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग या 1 अर्ग बराबर होता है 10⁻7 जूल हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। चलिए ये सब याद रखिएगा, पीडीएफ में आपको डाल दिया जाएगा। यहाँ पे देख लेना कुछ पॉइंट की और बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे जैसे कौन कौन सा आपको याद रखना है। यहाँ पे हाँ अश्व शक्ति याद रखिएगा। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है, ठीक है। और ये देखना, ये दोनों याद रखिएगा। 1 फुट में कितना इंची होता है, तो याद रखिएगा 12 इंची, ठीक है। और 1 गज में कितना होता है, 3 फीट होता है, ठीक है। 1 गज में 3 फुट होता है और 1 फीट में 12 इंची होता है। याद रखना यहाँ पे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेंटीग्रेड ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस ताप पे बराबर होते हैं, तो -40 पे। और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान देना आपको एक और याद रखना, कौन सा, ये याद रखिएगा, ये वाला, ये दिया मील वाला, ठीक है। 1 मील बराबर होता 8 फरलांग होता और 1 फैदम बराबर क्या होता है, 6 फीट होता है, ठीक है।
तो भाई इसके बाद जो है हम लोग पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत पढ़ेंगे पार्ट 2। तो भाई यहाँ पे आपका जो थ्योरी का पहला मैराथन का पार्ट था वो आपको कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, अगले वीडियो में जो आपकी दूसरी मैराथन आएगी, क्योंकि भाई नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो भाई आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद, टाटा बाय बाय।